Yes. So in chapter 2 we were revising chapter 2, and in that we have completed the revision of fungi. So I told you to make the fungi के आपको MCQ बनाने हैं, तो आपने बना लिए? मैम आपने made it? बता दिया? Have you shared it on my your PDF on my email? email पे शेयर किया है आपने? आपको फंगी पे क्वेश्चन बना के मुझे शेयर करने थे, 10 to 15 क्वेश्चन. Have you shared that? ऑफलाइन में तो एक स्टूडेंट ने मुझे शो करे हैं, आपने भी बनाए हैं? ओके, 2 students have made in offline, and you have to tell me about your online. These are few questions which I have searched online. प्लाज्मोगेमी मतलब फंगी का जो कल हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें ये पता था कि फंगी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. अब ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, वैसे तो हमको ये कॉटनी मास की तरह दिखता है, जैसे कोई ब्रेड हो, ब्रेड पे मॉइस्चर की तरह फंगस ग्रो हो रही हो तो पूरे ब्रेड के ऊपर छा जाती है और उसके ऊपर कॉटन की तरह लगती है, जैसे रुई हो, रुई के रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वैसे दिखती है. बट अगर हम इसमें छोटा सा टुकड़ा उठा के किसी स्लाइड पे देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड पे इस मास को रखकर इसको 1 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू से स्टेन करके, ठीक है, क्योंकि कलर तो हमें देना ही पड़ेगा, डाई तो हमें लगानी पड़ेगी. जब आप इसे देखेंगे तो या तो हमें 2 तरह के हाइफे दिख सकते हैं, या तो हमें बिना डिवीजन वाला ऐसा थ्रेड दिख सकता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही घूम रहे हैं, कहीं पे भी कोई डिवीजन नहीं है. तो ऐसे वाले हाइफे को क्या बोलते हैं? एसेप्टेट हाइफे. ये कल हमने पढ़ा था. दिस काइंड ऑफ हाइफे ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज एसेप्टेट. और दूसरा नाम क्या होता है? सिनोसाइटिक. ठीक है, सिनोसाइटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड. मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफे होता है. और हाइफे का है थ्रेड जैसा. हाइफे का मीनिंग है थ्रेड, ठीक है, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स जिससे कि फंगी बनी हुई होती है, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, उन्हें क्या बोलते हैं? हाइफे. HYPHAE, उन्हें हाइफे बोलते हैं. तो सिनोसाइटिक हाइफे की तरह नेचर हो सकता है, पर यहाँ बात हो रही है प्लाज्मोगेमी की, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो मैंने बोला था जब 2 हाइफे अपोजिट मेटिंग टाइप के फ्यूज होते हैं, जैसे कि मान लो एक ये हाइफे है और इधर से एक और दूसरा हाइफे आ रहा है, दूसरे रंग से बनाते हैं, ठीक है, एक तो रेड से बनाएंगे और एक दूसरे कलर से बनाएंगे. तो ये एक हाइफे हो गया और एक हाइफे यहाँ पर
दूसरा मेटिंग टाइप का हो गया पिंक हो गया, ठीक है, एक हाइफे पिंक है। तो स्पीशीज सेम है बट एक मतलब एक फंगी ए है एक फंगी बी है, तो मान लो पिंक बी फंगी है एंड दिस इज ए फंगी। अब इनके बीच में दोनों की स्पीशीज सेम है, दोनों के सेपरेट हाइफ हैं। अब इसमें मैंने क्रॉस वॉल्स बना दी और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, ये यूनिन्यूक्लिएट हाइफे हो गया, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट हाइफे हो गया, ए वाला और एक बी वाला, ठीक है, बी वाला हाइफे। अब इस बार जब ये दोनों फ्यूज हुए, इधर ये दोनों फ्यूज हुए एक दूसरे पे क्रॉस हुए, तो क्या हुआ, जो सेंटर वाला सेल होगा, ये दोनों जब फ्यूज होंगे इसी को प्लाज्मोगेमी बोला जाता है। ये वाला भी हैप्लॉइड हाइफे है, ये वाला भी हैप्लॉइड हाइफे है, दोनों हैप्लॉइड हाइफे हैं। यहाँ पर ये सेंटर में इधर फ्यूज हो रहे हैं। अब इधर फ्यूज होने के बाद इनके साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे से और न्यूक्लियस भी एक ही सेल में आ जाएगा। यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा दो हाइफे का, इसी फ्यूजन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, टू हैप्लॉइड सेल इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियस, ठीक है, कि प्लाज्मोगेमी में दोनों चीजें मिक्स होती हैं, दो हैप्लॉइड सेल्स मिक्स होते हैं और उनके न्यूक्लियस भी मिक्स होते हैं, ठीक है। देन सोमैटोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ, सोमैटोगेमी में क्या होगा, व्हाट विल बी द प्लाज्मोगेमी और सोमैटोगेमी में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी में अपोजिट मेटिंग टाइप होना चाहिए, मतलब सेक्सुअल रिलेटेड है वो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट सोमैटोगेमी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मेल की तरह एक्ट कर रहा है या एक फीमेल की तरह। सोमैटोगेमी में मतलब नॉर्मल सेल्स है वो, दे आर नॉर्मल सेल्स एंड टू वेजिटेटिव सोमैटिक cells of different strains genotype to form dikaryotic cell। मतलब इसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे, इसमें सिर्फ क्या होंगे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज भी हुई तो कोई बात नहीं, बट एक ऐसा सेल बनेगा जिसमें एक ही सेल में दो अलग अलग न्यूक्लियाई पड़े रहेंगे, एक पिंक वाला न्यूक्लियाई पड़ा रहेगा और एक रेड वाला, मतलब दो फिलामेंट तो इसमें भी फ्यूज होंगे, बट इस केस में इसको कहते हैं डाइकार्योटिक हाइफे। मतलब ये हाइफा जब भी फ्यूज होगा तो इसमें सेपरेशंस भी होंगी, सेपरेट हाइफे है और हर सेल में दो न्यूक्लियस होंगे, एवरी सेल विल हैव टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो सोमैटोगेमी इसी को बोलते हैं, सोमैटोगेमी मतलब वेजिटेटिव, जहां पे भी सोमैटिक सेल का नाम आ रहा है यानी वेजिटेटिव सेल, दे आर नॉट रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें से कौन सा पॉइंट ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में गलत है। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज लास्ट फंगी का ग्रुप है, चार फंगी के ग्रुप हैं, एक फर्स्ट वाला फाइकोमाइसिटीज, सेकंड वाला एस्कोमाइसिटीज। देखो चार ग्रुप हैं, सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज जिसमें एक्वेटिक फंगस होती है, क्या होती है, एक्वेटिक। कल इनके फीचर्स पढ़े थे हमने। एस्कोमाइसिटीज इसमें सैक फंगस होती हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम्स आते हैं और लास्ट में ड्यूटेरोमाइसिटीज चौथी क्लास होती है जो आपकी फंगी इम्परफेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्परफेक्ट फंगी इम्परफेक्ट, मतलब ऐसी फंगी होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसमें कोई भी कह सकते हैं सेक्सुअल स्टेज है ही नहीं, कभी होगी नहीं, सिर्फ क्या होगी, एसेक्सुअल स्टेज ही होगी, ठीक है, सिर्फ कोनिडियाज होंगे। अब इसमें बताओ कौन सा इसमें जाएगा, which of them will be going with this? They reproduce only by asexual spores. Mycelium is branch and septate. They have only parasitic form. They have no sexual stage, perfect stage. तो इसमें क्या होगा, they reproduce by asexual spores. They reproduce by asexual spore. देखो ये वाला एक कॉमन है, ये तो एक कॉमन फीचर होता है बी वाला तो, क्योंकि ये सिर्फ ये बता रहा है कि माइसीलियम या तो ब्रांच हो सकता है, माइसीलियम और सेपरेट हो सकता है, ये तो किसी और फंगी में भी मिल जाएगा आपको, एस्कोमाइसिटीज में भी मिल जाएगा ये फीचर तो आपको। तो फॉल्स बताना है, फॉल्स वाला ऑप्शन बताना, ये भी ध्यान रखना। ए वाला तो ट्रू है, ए वाला तो ट्रू है, कोनिडिया भी बना सकते हैं, they have only parasite forms, they have only parasitic forms, ठीक है, यही है। हाँ, क्योंकि हर फंगी में हर तरह की फंगस मिल रही है, हर ग्रुप में आपको क्या मिलेगी, पैरासाइटिक फंगस भी मिलेगी, सेप्रोफाइटिक फंगस भी मिलेगी, तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि
जितनी भी पैरासाइटिक फंगस है उनका एक ग्रुप बना दिया, ऐसा नहीं है। हर ग्रुप में, इन चारों ग्रुप में दोनों तरह की फंगस है। नॉर्मल भी है जो कि डिकम्पोजर्स है। नॉर्मल मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करती है, उन्हें नॉर्मल फंगस, नॉर्मली क्योंकि हम कहीं भी देखते हैं कुछ चीज डेड मैटर हो रही होती है, डीके हो रही होती है, उसी पे फंगस ग्रो होती है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। पर कभी कभी क्या पौधे में, जैसे हमने गेहूं के गए खेत में, गेहूं में, तो उनमें से कुछ बाल में ब्लैक ब्लैक सी रस्ट निकल रही है, तो यानी कि उसके अंदर फफूंद वाला रोग लगा है, डिजीज है उसमें फफूंद। ब्लैक रस्ट किससे होती है? पक्सीनिया नाम की फंगस है। तुम लोगों ने बनाया भी है उस टाइम से, पक्सीनिया एस्टिवम ट्राइटिकी, ठीक है। तो वो ब्लैक रस्ट फंगस है, तो वो व्हीट में ब्लैक रस्ट करती है कि उसके स्पोर्स ब्लैक हैं। तो सिर्फ ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता जिसमें सिर्फ पैरासाइटिक फॉर्म और ओनली वाले हमेशा डाउटफुल होते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन सिर्फ ओनली, तो ऐसे डाउटफुल केसेस होते हैं, ऐसे पहचानना सीखो, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब करेक्ट पूछा है, पहले फॉल्स पूछा था, फिर करेक्ट पूछा है। Some members are saprophyte or parasite. A large number of member of decomposer 15. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, All. हाँ ये सारे ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। दोनों फॉर्म्स मिलेंगी, सेप्रोफाइट भी, पैरासाइट्स भी, लार्ज नंबर डिकम्पोजर्स भी होंगे इसमें, और ये सब इसी के मेंबर्स है। आप देखोगे एग्जांपल्स में तो ये सारे नाम दे रखे हैं, अल्टरनेरिया, देखो ट्राइकोडर्मा लास्ट में दे रखा, कॉलेटोट्राइकम, ये सारे नाम इसमें ही दे रखे हैं, तो ये इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एक्सेप्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चारों क्लास के नाम दे दिए आपको। अब ये बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में होती है, सिर्फ एक को छोड़ दो। एक ऐसी क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि ये फंगी इनपरफेक्ट है। दिस इज फंगी इनपरफेक्ट, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में होती है, फाइटोमाइसिटीज में होती है, बेसिडियोमाइसिटीज में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब इफ सेक्सुअल स्टेज इज डिस्कवर्ड इन अ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, इट इज मूव्ड टू। जब भी ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल स्टेज मिलती थी, इसमें लिखी हुई है ये लाइन, व्हेनेवर देखो, when the sexual stage and the sexual stage is another placed into another class, जब भी कोई sexual, when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is possibly, और किसमें डालते थे इनको ज्यादातर? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। जब भी इनकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर होती थी तो they were often moved to एस्कोमाइसिटीज एंड, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि किस में भेजेंगे इन्हें, सेक्सुअल स्टेज जिसकी भी मिलती थी उनको किस में डालते थे? बोथ बी एंड सी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, जब भी एमसीक्यू का पेपर आने वाला है आपको पता है इनमें से एमसीक्यूज आने वाले हैं, आपको तैयारी करनी है इसमें एमसीक्यूज, ठीक है। अब ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल एस्कोमाइसिटीज डेलिकेसी। इनमें से कौन सी एडिबल मतलब किनको खा सकते हैं, कौन सी फंगी के ग्रुप में जिन्हें मशरूम्स, जिसमें मशरूम्स होते हैं जिन्हें हम खा भी सकते हैं, डिशेस बन सकती हैं? नहीं, जिनकी डिशेस बन सकती हैं वो किसके मेंबर्स होंगे? मॉरल्स मशरूम, ट्रफल्स, टोडस्टूल्स, मॉरल्स, ट्रफल्स, पफबॉल मशरूम्स, किनको खा सकते हैं? Morels mushroom. मॉरल्स प्लस मशरूम्स, यहाँ पे लिखा है देखो, एडिबल में भी लिखा है, बेसिडियोमाइसिटीज में देखना, हाँ इस वाले में, तो इसमें से और इसमें भी ये देखो लास्ट में लिखा है ट्रफल्स एंड मॉरल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। कहाँ है, बुक नहीं लाए तुम? एस्कोमाइसिटीज ये वाले, इसको स्पेस में देखना था ना। हाँ तो मॉरल्स और ट्रफल्स दिया है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, उनको खा सकते हैं, मॉरल्स और ट्रफल्स को खा सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज में ही तो देखा है हमने, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में, वैसे तो बेसिडियोमाइसिटीज में भी मशरूम आते हैं, बट एस्कोमाइसिटीज के मेंबर जो हैं मॉरल्स और ट्रफल्स एडिबल, दे आर एडिबल, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज में मॉरल्स और ट्रफल्स हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, मतलब इनमें से कौन सी फंगस ऐसी है जिसपे ज्यादा साइंटिफिक स्टडी करी है, बायोकेमिकल वर्क जिसपे ज्यादा किया है? तो आपके न्यूरोस्पोरा है, यहाँ लिखा हुआ है।
अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ ली यानी वो एमसीक्यूज कर सकता है, इसने अच्छे से पढ़ लिया। न्यूरोस्पोरा, ये claviceps and neurospora is used extensively biochemical and genetic work। इसके एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे। अगर कोई एनसीईआरटी को बाय हार्ट कर ले, एक एक लाइन उसकी समझ ले, तो वो आराम से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बीच बीच में से ही क्वेश्चन बनते हैं। हम हमेशा यही कह रहे हैं, 9th से भी कहते आते हैं, 10th से भी कहते हैं, आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए एटलीस्ट उन सब्जेक्ट की जो थ्योरी का ही पेपर है। बायो का पेपर तो थ्योरी का ही पेपर है, तो आपको एनसीईआरटी बेस बुक, इवन नीट में भी किसी से आता है, नीट में कहीं अलग से नहीं आता, एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाहर से भी आएंगे पर ज्यादा पोर्शन क्या होगा, 80% जैसे देना हो एग्जाम तो 12th के बाद ही देंगे। हाँ, तुम 12th के बाद ही दोगे, तो इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एनसीईआरटी, तो न्यूरोस्पोरा हो जाएगा इसमें। Which of the following ascomycetes is the source of antibiotic? इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक बनाती है, तो बहुत इजीली बता दोगे, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, नन। किससे बनाई थी एंटीबायोटिक, सबसे पहली एंटीबायोटिक किससे बनाई थी, किससे बनाई थी बताओ, पेनिसिलियम, क्योंकि पेनिसिलिन थी ना सबसे पहली एंटीबायोटिक, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुई थी जो, तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनी थी। क्या बनी थी, पेनिसिलिन, अभी भी यूज होती है वो एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड, बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन आएगा, इनमें से कौन आएगा, मशरूम, टोडस्टॉल, पफबॉल, ब्रैकेट फंगस, स्मट फंगस, रस्ट फंगस, बोथ ए एंड बी, ब्रेड मोल्ड, सैक फंगस, एल्गल फंगस। डी तो हो नहीं सकता क्योंकि ब्रेड मोल्ड, सैक फंगस और एल्गी फंगस किसकी होंगी, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होंगे। तो फर्स्ट वाला है मशरूम, ए में मशरूम है, टोडस्टूल है, पफ बॉल है, ब्रैकेट है, ये सब बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर। मशरूम, ब्रैकेट फंगस, इसमें यही लिखा है, फर्स्ट लाइन में ही लिखा है ये तो, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंगस, पफ बॉल्स, ठीक है, ये आती हैं इसमें। और स्मट फंगस और रस्ट भी आती है इसमें, पर तो बी होगा, दोनों आएंगी, क्योंकि देखो इसके कुछ हाँ, इसके कुछ पैरासाइटिक फॉर्म भी हैं, देखो यहाँ दिया है, देखो रस्ट एंड स्मट, सेकंड लाइन में रस्ट और स्मट भी दिया है, रस्ट और स्मट भी दिया है, यानी ए भी होगा और बी भी होगा, यानी कि सी ऑप्शन जिसमें होता है, जिसमें ज्यादातर ऐसे अगर आपको पूरा क्या कहते हैं, अगर आपको सारा एक एक लाइन पता है तो आप कर सकते हैं। ये हम तो सिर्फ फर्स्ट लाइन पे देख के अगर हम पहले वाला टिक कर देंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि इसकी पैरासाइटिक फॉर्म है, स्मट भी एक पैरासाइटिक फॉर्म है, डिसीज है स्मट, एंड रस्ट इज ऑल्सो, मैंने बताया था ब्लैक रस्ट वीट में, तो वो भी इसकी बेसिडियोमाइसिटीज की फॉर्म, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन पैरासाइट ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, अभी किया हमने, है ना, रस्ट एंड स्मट, ठीक है, ये कॉमन पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक जहां भी वर्ड लगा, आंख बंद करके तुम्हें पता होना चाहिए डिजीज वाली, चाहे वो पौधे की डिजीज कर रही हो, चाहे वो ह्यूमन डिजीज, एनिमल डिजीज। तुमने देखा होगा कि किसी भी एक कोई डॉग है या कोई ऐसा जानवर है जिसकी पूरी तरफ से एक जगह से उसकी खुजली हो रही है और उसके बाल, फर उड़े जा रहे हैं, फर है या फिर उसके बाल हैं वो उड़ गए, तो यानी उसको कौन सी बीमारी है, फंगस की बीमारी, उसके स्किन के, उसके हेयर्स के ऊपर वो फंगस की बीमारी लगी है, जिसकी वजह से उसको, और ह्यूमन को भी जो दांत खाद खुजली हो जाते हैं, कभी कभी तुमने देखा होगा किसी किसी को होते हैं, वो फंगस की बीमारी होती है, किसकी होती है, फंगस की बीमारी होती है। तो पैरासाइटिक फंगस ऐसी होती है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करती है, किस पे करती है, किसी और ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करती है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जीव हो, एनिमल हो, किसी पे भी ग्रो कर सकती है। वेयर डज मियोसिस अकर इन मशरूम, मियोसिस किस जगह होगी मशरूम में, बेसिडियोस्पोर्स में, बेसिडियम में, बेसिडियोकार्प में, या एस्कस मदर से, एस्कस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, मशरूम की बात कर रहे हैं, और मशरूम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज वाली फंगस है, और एस्कस किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है, ये तो क्रॉस हो गया, एस्कोमाइसिटीज नहीं होगा। अब ये 3 बच गए, ये तीनों बेसिडियोमाइसिटीज में ही होते हैं, पर बोल रहा है कि मियोसिस कहाँ होगी, मियोसिस किस स्ट्रक्चर में होगी, तो बेसिडियोस्पोर तो बनता है, रिजल्ट है, बेसिडियोस्पोर तो मियोसिस के बाद जो स्पोर बना है वो है, 4 बनते हैं, 4 में 4 होते हैं। और बेसिडियोकार्प क्या है, बेसिडियोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प
बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी जिसमें बेसिडियम पे मियोसिस होती है। तो आंसर क्या होगा? बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम पे मियोसिस होती है। आप इसको कैसे समझ सकते हो? अब इसको एक अगर गूगल इमेज से देखो तब भी समझ सकते हो। ठीक है, कल भी मैंने दिखाई थी वैसे गूगल इमेज, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा बेसिडियम क्या है, बेसिडियोकार्प क्या है। बेसिडियो बेसिडियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे बेसिडियोस्पोर, ये वाला इमेज कल भी दिखाया था, अगर आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखा तो बेसिडियम पे ये 4 क्या लग रहे हैं? बेसिडियोस्पोर। और ये क्या है? ये बेसिडियम ही है। बहुत सारे एक अगर बात करें तो बेसिडिया बोलेंगे, और अगर बहुत सारे हैं तो बेसिडियम बोलेंगे। और यहाँ पे गिल्स में होता है, मशरूम ऊपर छतरी जैसा होता है, उसको अगर उल्टा करके देखें तो उसमें बहुत सारी धारियां होती हैं, ऐसी धारियां होती हैं, और उनमें एक एक जो लाइन होती है, एक एक लाइन गिल्स कहलाती है, जैसे मछली के गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेती है। ये इससे सांस तो नहीं लेता, बट ये इससे स्पोर रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज स्पोर, जिसमें पूरा स्पोर से भरा रहता है। और यहाँ पे बेसिडियम, ये बेसिडियम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं? स्पोर। यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिडियम में मियोसिस होती है तो स्पोर्स बनते हैं। तो वो पूछ रहा था किस में स्पोर्स बनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेसिडियम। यहाँ पे भी देख सकते हैं बेसिडियम जैसा, अलग अलग फंगी में उसका अलग अलग शेप हो सकता है, बट बेसिडियम ही क्या बनाता है? बेसिडियोस्पोर्स बनाता है आफ्टर मियोसिस। यहाँ पे कोई कोई बेसिडियम में ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं जिसे सेरिगमेटा कहेंगे। सेरिगमेटा पे भी स्पोर डेवलप हो सकते हैं, बट वो स्ट्रक्चर जो बना रहा है उसे बेसिडियम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिडियम। इसीलिए इस फंगस का नाम भी क्या पड़ा है? बेसिडियोमाइसिटीज। माइसिटीज वर्ड इज फॉर फंगस। एस्को एस्कस बनाने वाली फंगस एस्को माइसिटीज, बेसिडियम बनाने वाली बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है। और फाइकोमाइसिटीज क्यों कहा? फाइकोमाइसिटीज पहली फंगस है क्योंकि वो एल्गे में, फाइको वर्ड इज रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, रिलेटेड टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वो एक्वेटिक फंगस है। एल्गी, एल्गी क्या है? पानी में काई है, काई है वो, एल्गी की फंगस है, तो इसलिए इसका नाम फाइकोमाइसिटीज रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा ये सेकंड चैप्टर ही है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए, इसके बाद हम प्लांटे का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फंगी हम कर चुके, थोड़ा सा ही फिर चैप्टर रह जाएगा। प्लांटे के तो बहुत ही सिंपल से फीचर्स हैं। आप प्लांट के चारों तरफ से घिरे हुए हो, आप पौधों को देखते हो, आप पौधों को कैसे डिस्क्राइब करोगे? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलता है, जिसके सेल्स के अंदर, और जो अपने खाना खुद बनाता है, इसी वजह से बना पाता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, प्लस वो इनऑर्गेनिक चीजों से अपना खाना बना रहा है, CO2 ले रहा है, वाटर ले रहा है लाइट के प्रेजेंस में, और वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है? खाना बना रहा है, स्टार्च बना रहा है, तो वो प्लांट कहलाएगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? प्लांट। ऑल्दो सम हेटरोट्रॉफिक प्लांट भी है जो इंसेक्टिवोरस है। क्या है? इंसेक्टिवोरस, यानी कि कीड़ों को पकड़ के खा जाते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप हुआ, पिक्चर प्लांट हुआ, जिसका लीफ क्या है? एक मटके की तरह है और ऊपर एक लिड होती है, या एक वीनस फ्लाईट्रैप ऐसे ऐसे करके बंद हो जाता है, जो जैसे ही कीड़ा इसके अंदर आता है वो बंद हो जाता है। या फिर पैरासाइटिक प्लांट भी है, जैसे कसकटा। कसकटा क्या है? एक पैरासाइटिक प्लांट है, पूरे दूसरे पौधे को क्या कर लेती है? पूरा घेर लेती है, और दूसरे पौधे में अपनी जड़ें डाल देती है, उससे पानी और फूड सोख लेती है, तो इसे डॉडर भी बोलते हैं, कसकटा। ठीक है, कसकटा पैरासाइटिक प्लांट, उसकी इमेज आप देखोगे, पूरे पौधे को जाल की तरह ऐसे ऐसे पूरे पेड़ पे खींच जाएगी, अमरबेल। पूरा प्लांट वीक हो जाता है, इसके पूरी जड़ें अंदर अंदर तक उसके ऊपर बिछ जाती हैं, अंदर अंदर से पूरा जाइलम फ्लोएम से सब चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेती है। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं। और इंसेक्टिवोरस के भी आपने देखे होंगे, वीनस फ्लाईट्रैप के देखे होंगे, ये आते रहते हैं नेशनल ज्योग्राफिक पे। ठीक है,
वीनस फ्लाईट्रैप का भी ऐसा होता है, इसमें लिड जैसा हेयर जैसे होते हैं इसमें, और कोई भी इंसेक्ट फंस गया तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इन प्लांट्स को छोड़कर बाकी ना, बाकी प्लांट तो नॉर्मल ही है। बाकी प्लांट की क्या कैटेगरीज है? एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स बहुत छोटे में आ रहा है, ये मैग्नीफाई हो पाएगा कि नहीं पता। तो एल्गी यानी थैलोफाइटा, इसके 5 डिविजन हैं प्लांट्स के। सबसे छोटा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आती है, उससे बड़ा ब्रायोफाइटा जिसमें मॉस आते हैं, फर्न्स आते हैं। ठीक है, वो एल्गी से थोड़े और बड़े डेवलप वाले प्लांट्स हैं। एल्गी तो आपको पता ही है, पॉन्ड में मिलेगी, पूरा हरा पानी की तरह। अगर किसी तालाब में पूरा पानी में हरा हरा सा दिख रहा है हमको, तो यानी कि वो क्या है, उसके अंदर ओवर ग्रोथ किसकी हो गई है? एल्गी की। ठीक है, तो एल्गी आपको नॉर्मली पता है, आपने देखी होंगी कहीं पे भी तालाबों में। और ब्रायोफाइट्स आपने इतने जनरली नहीं देखे होंगे क्योंकि आप यहाँ पे ही हैं और ये पहाड़ों में ज्यादा मिलते हैं। तो ब्रायोफाइट इस तरीके के होते हैं, पत्थर के ऊपर पूरा ऐसे करके छोटी छोटी घास, दिखने में घास लगेगी पर घास नहीं है, मॉसेस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मॉसेस, मॉस प्लांट्स। दीज आर ब्रायोफाइट्स। अलग अलग तरीके के होंगे, पूरा पहाड़ बिछा रहता है इससे, वहां थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है उस पहाड़ पे। जैसे कि आप उत्तराखंड चले जाओ या फिर जम्मू चले जाओ, वहाँ के जो पहाड़ हैं जिनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से ब्रायोफाइट्स ग्रो होते हैं, इन्हें फर्न्स बोलते हैं। या तो फर्न्स नहीं, मॉस प्लांट्स, मोसेस। फर्न्स तो इसके आगे वाली कैटेगरी, मैं कंफ्यूज। फर्न्स है टेरिडोफाइट्स। फर्न्स क्या है? टेरिडोफाइट्स। तो ये सेकंड नंबर वाले हैं। एल्गी के बाद ये ब्रायोफाइट्स आते हैं। क्या आते हैं? ब्रायोफाइट्स। ये भी ब्रायोफाइट्स हैं, नॉर्मली ऐसे भी दिखेंगे आपको, ग्रीन ग्रीन कलर के। ये भी ऐसे भी ग्रो होते हैं। ठीक है, पत्थरों पे ग्रो हो जाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रायोफाइट्स का ओपन कर रहा है, कैसे आप पहचानोगे कि ब्रायोफाइट्स हैं? क्या क्या चीजें आ जाती हैं दोस्त को नहीं देखना। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नॉर्मली इसके स्ट्रक्चर को ऐसा बोलते हैं, जहां से ये रूट से चिपका रहता है, ये पूरा मॉस है। दिस इज ऑल्सो मॉस, बट मॉस का गैमेटोफाइट नीचे रहता है। जमीन पे क्या रहेगा? गैमेटोफाइट। मॉस का दो स्टेजेस है, हर प्लांट में 2 स्टेजेस हैं। नीचे वाली ये वाली स्टेज क्या है? दिस इज गैमेटोफाइट स्टेज। इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये इसमें गैमेट्स बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट मतलब यहाँ पर फीमेल ऑर्गन भी होगा, मेल ऑर्गन भी होगा। किसी ब्रांच में फीमेल, किसी ब्रांच में मेल। वो आपस में फ्यूज कर लेंगे, वो आपस में जाइगोट बना लेंगे। फिर उस जाइगोट से ये वाला स्ट्रक्चर उगेगा, ये लंबा सा। जो जाइगोट होगा वो डिवाइड होकर ऐसा, यहाँ उसका फुट तो नीचे ही जमीन में इधर रहेगा, जमीन में ही। उसको उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, जो जाइगोट से बनता है उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के फुट तो जमीन में गैमेटोफाइट पे चिपके रहते हैं, इन गैमेटोफाइट पे नीचे अटैच रहेंगे फुट। और फिर सीटा नाम का एक जो होता है स्ट्रक्चर, वो ऊपर की तरफ आता है। सीटा नाम का स्ट्रक्चर स्टैंड की तरह ऊपर, ये पतले पतले से सीटा है, ये पतले पतली सी जो स्टिक जा रही है, ये क्या है? सीटा, फुट, सीटा। और ये जो ग्रीन कलर के ऊपर दिख रहे हैं कैप्सूल, कैप्सूल जैसे हैं ये, जैसे नॉर्मल कैप्सूल टैबलेट्स होती हैं वैसे वाली हैं। तो ये इनका स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल वाला। ठीक है, ये ब्रायोफाइट का डायग्राम है। दिस इज ब्रायोफाइट डायग्राम। नीचे तो गैमेटोफाइट स्टेज, ऊपर स्पोरोफाइट स्टेज। इसे कैप्सूल को कंटेनिंग स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स। और वापस वो स्पोर जब रिलीज होते हैं, वापस से ये फर्न बन जाए, वापस से ये मॉस बन जाए। तो ये लाइफ साइकिल है। गैमेटोफाइट से ये बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट। ये साइकिल हो जाएगी, मॉस की पूरी एक साइकिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में आगे क्या लिखा है? ये तो जनरल कैरेक्टर है। इस प्लांट के पैराग्राफ में ये बताया है कि आपके पास 5 तरह के डिवीजन है। हेलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। और लाइफ साइकिल इसमें 2 स्टेजेस हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक,
हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड वाली जो है वो स्पोरोफाइटिक है, उसमें मियोसिस होती है तो उसके क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं। और जब स्पोर बनता है तो स्पोर कैसा होता है, हाफ वाला होता है, और हाफ वो जर्मिनेट करके वापस से क्या बना देता है, गैमेटोफाइट। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोर। एज अल्टरनेटिव, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे को पैदा करें। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा और स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगी तो वही वापस से फिर गैमेटोफाइट बनेगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेट करना। The length of haploid and diploid has phases where these phases are free living and independent on others. इनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। किसी पौधे में गैमेटोफाइट ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है, जैसे कि ब्रायोफाइट। गैमेटोफाइट ही ज्यादा लंबे समय तक रहता है, स्पोरोफाइट इतना छोटा सा है, बिल्कुल एक पतली सी डंडी से जा रहा है, ऊपर एक कैप्सूल से है। वो तो बहुत कम समय में खराब भी हो जाएगा, स्पोर्स बना के रिलीज भी कर देगा। ज्यादा समय तक क्या रहेगा, वो जो घास जैसा नीचे दिख रहा है वो ज्यादा समय तक रहेगा। मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की लेंथ क्या हो सकती है, हर पौधे में अलग अलग हो सकती है, ये बोल रहे हैं। और इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे कि ये एक दूसरे को गिव राइज करते हैं। गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे 3 चैप्टर में। देन किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स। अब एनिमल, जैसे हमने पौधे को डिफाइन किया था, अब एनिमल को कैसे डिफाइन करोगे? एनिमल में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? पहली बात उनका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, हेट्रोट्रॉफिक, मतलब वो खुद से खाना नहीं बना सकते। हमको अगर खाना बनाना है तो हमको किसी भी या तो प्लांट फूड चाहिए, प्लांट की फूड को हम अगर कुक करेंगे तो हमको खाना मिलेगा, या तो हम एनिमल पे डिपेंड, यही बात है, एनिमल बेस्ड फूड या फिर प्लांट बेस्ड फूड। तो एनिमल अपना खाना खुद भी बनाएंगे एंड वो मल्टी सेल्यूलर होंगे, और पौधे एक जगह रहते हैं, मूव नहीं करते, बट एनिमल मूव कर सकते हैं। उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल्स के सेल के अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। हमारे किसी भी एनिमल के सेल के अंदर ये इसका बेसिक फीचर है कि सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट में सेल वॉल होगी, चाहे कोई किसी भी तरीके का प्लांट हो, एल्गे हो चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे उसमें सेल वॉल होना फीचर ही है प्लांट सेल। अब फूड क्या करते हैं, माउथ के थ्रू इंजेशन। फूड का क्या होगा, इंजेशन होगा, फूड डाइजेस्ट भी होगा, एब्जॉर्प्शन, सारे स्टेप्स हैं। हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था माउथ से शुरू हो जाता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, तब जाके एनर्जी हमें मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जब वो एब्जॉर्ब होता है। विलाइस बताया था कि नहीं बताया था, विलाइस सारा फूड क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर। तो ये सब चलता है इसमें किंगडम एनिमेलिया में, कि सारे स्टेप्स होंगे, डाइजेशन करेगा, फूड का एनर्जी लेगा, एंड उसके पास इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरॉन से चलने वाला बॉडी होता है। मतलब सेंस अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। अगर उसको डेंजर हो किसी एक जगह तो मूव करके दूसरी जगह जा सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गई बॉडी, बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई, तो रिप्रोडक्शन के लिए 2 अलग अलग सेक्सेस हो गए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हो गई। ठीक है, नीड के हिसाब से कैरेक्टर तो बनेगा ही, अगर ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा तो उसकी रिप्रोडक्शन भी कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट वायरसेस, वायरियोइड्स और प्रियॉन्स और लाइकेंस। इनमें क्या है, ये वायरसेस, वायरियोइड और प्रियॉन्स तो स्पेशल तरह के ऑर्गेनिज्म, लाइकेंस भी स्पेशल तरीके के ऑर्गेनिज्म। पर लाइकेंस क्या है, नेचर में इजीली अवेलेबल है। कैसे कि लाइकेंस हमको पहाड़ों पे मिल जाते देखने को, लाइकन ऐसी जगह पे मिल जाते हैं हमको जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। और पहाड़ पे ज्यादातर क्या है कि लोग इतनी कठिन उसमें रह रहे हैं, पहले से ही वहां बर्फ पड़ रही होती है, या फिर इतनी उबड़ खाबड़ जमीन है, ऊंची नीची, वहां पे बसावट भी कम होती है। वहां के लोग क्या होते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं ज्यादातर। ठीक है, हार्ड टफ लाइफस्टाइल होती है वहां के लोगों की। उनके रोड्स में उतना साधन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली क्या है, कम है। तो पोल्यूशन कम है तो वहां पे लाइकेंस जिंदा रहते हैं। लाइकेंस क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कई बार पढ़ा होगा। तो ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहते हैं। कौन कौन होते हैं लाइकेंस में, एल्गी एंड फंगस, वेरी गुड। तो वो लाइकेंस बनती है।
ठीक है, जिसमें एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करके खाना देती है और फंगस उसको क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि फंगस क्या है, पूरा जाल जैसा नेटवर्क है, तो उसके अंदर एल्गी छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की काई आराम से फंस के रहती है, तो फ्रेम भी तो देना पड़ेगा किसी को, तो हमारी बोन्स हमें फ्रेम देती है हमारी बॉडी, तभी वो हमारे मसल्स को पकड़ के रखती हैं बोन्स, तो एक बॉडी का एक ढांचा होता है। ऐसे ही लाइकन में फंगस क्या देती है, पूरा एक जाल जैसा फ्रेम देती है, उस जाल के अंदर एल्गे फंसी रहती है और वो आपस में एक दूसरे के लिए बेनिफिट देती है। एल्गे उसको इसके लिए खाना बना के देती है, एल्गे उसको फोटोसिंथेसिस कर करके ग्लूकोज बना के दे रही है, स्टार्च बना के दे रही है, किसको, फंगस को, क्योंकि फंगस क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाती है। अभी तो हमने देखा, क्या देखा था, मशरूम के बारे में पढ़ा था फंगस में, और बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम, एस्कोमाइसिटीज, कुछ फंगस के नाम बताए थे जो कि रस्ट, जो कि बीमारी कर रही थी, यानी फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाएंगी, फंगस किसी और ऑर्गेनिज्म पे ही हमेशा डिपेंड होंगी, हेट्रोट्रॉफिक होंगी। अब चाहे वो हेट्रोट्रॉफिक में वो डेड मैटर पे ग्रो हो रही हो, अगर वो डेड मैटर पे ग्रो हो रही है तो यानी कि उनका क्या हो जाएगा टर्म, सेप्रोफाइटिक। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो हो रही है तो पैरासाइटिक। डिजीज तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही करेंगी ना, वो बीमारी किसको करेंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वैसे होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका यही है, अच्छाई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, बुराई भी, मतलब बेनिफिट क्या है कि डिकम्पोजर्स है, कि अगर मतलब ये नहीं होती तो कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म होता तो उसको रिसाइकिल कौन करता, ये और बैक्टीरिया ही तो रिसाइकिल करते हैं। तो फंगस के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वो है कि मेन उनका रोल डिकम्पोजर्स है। दूसरा क्या है कि अगर फंगस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो हो जाए तो उसको इलाज करवाना पड़ेगा, इकोनॉमी में उसका रोल है। अगर किसी को मान लो फंगल प्रॉब्लम्स हो जाए तो ही नीड टू सी द डॉक्टर, अदरवाइज उसको उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसके सिस्टम में चली गई है वो, जब तक ऊपर है तब तक ठीक है, बट अगर ऐसी भी फंगस कुछ होती हैं जो ब्लड तक भी चली जाए, अगर ब्लड तक चली जाए तो किसी भी ऑर्गन में जा सकती है, फिर उनका मतलब ब्लड में उनकी फिर एंटी वो देनी पड़ती है दवाइयाँ। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं बहुत बड़ी बड़ी जो कि फंगल से इंटरनल में भी हो जाती है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब वायरसेस का तो सबको ही पता है, कोरोना वायरस का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा लॉकडाउन की वजह से, सारी चीजें उसकी वजह से इफेक्ट हो रही हैं। तो वायरसेस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन लिविंग एंड, ना वो पूरी तरह से लिविंग है ना वो पूरी तरह से नॉन लिविंग है, वो मीडियम है। कैसे, जब वो इन्वायरमेंट में होते हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं, तभी तो ये मास्क लगा रखा है। ठीक है, मतलब अगर इन्वायरमेंट में होगा तो हमारे अंदर नहीं आएगा, इन्वायरमेंट में होने से जब तक वो अंदर नहीं जाता तब तक कोई नुकसान नहीं है। इन्वायरमेंट में कहीं भी रहे वो नॉन लिविंग है, डेस्क पे रहे, टेबल पे रहे, कहीं पे भी, इसीलिए हैंड वॉशिंग बोला है, इसीलिए सैनिटाइजर्स बोले हैं कि अगर मान लो आप किसी सरफेस से टच में आए कि जिस जिस तरफ था वायरस और आपने टच कर लिया, तो आप हर आधे घंटे या 1 घंटे बाद अपने सैनिटाइजर, मास्क आप हमेशा रखो जब भी आप उस कांटेक्ट में बैठे हो किसी से, कि बोलते वक्त भी ड्रॉपलेट जाती हैं, तभी वो लिविंग हो जाता है। इफ इट एंटर्स इट विल हाईजैक द सेल, जिस भी सेल में एंटर करेगा उसको हाईजैक कर लेगा। हाईजैक मतलब जैसे कि प्लेन हाईजैक हो जाते हैं, अपहरण कर देना, मतलब सब चीज उसकी सारे सिस्टम्स को वो कंट्रोल कर सकता है। जिस भी सेल में वो घुसा उसका डीएनए उसका हो जाता है, उसकी प्रोटीन उस सेल के उसके हो जाते हैं, वायरस के अपनी खुद की पॉपुलेशन बढ़ाने लगता है वो सेल के अंदर खुद की लाइफ साइकिल। हाँ वो वायरस वाली है, तो इसमें यही लिखा है कि 5 किंगडम तो है विटेकर ने जो दिए हैं, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटी और एनिमेलिया, बट उसके अलावा भी एक मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है जो किंगडम्स में तो नहीं रखा बट अलग से बता रखा है कि वायरसेस, वायरोज और प्रियॉन्स। एंड इसमें ये लिखा है कॉमन कोल्ड हो, जो हमें कॉमन कोल्ड जुकाम जो हो जाता है वो भी एक वायरल डिजीज है। कोरोना वायरस भी ऐसे ही वायरस में से है जो फ्लू करता है, जो कॉमन कोल्ड करता है, तो उसका एक म्यूटेंट स्ट्रेन है, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम। ठीक है, म्यूटेंट मतलब डीएनए चेंज हो गया उसमें।
viruses did not find place in classification, they are not considered truly living, इसीलिए इनकी क्लासिफिकेशन नहीं, क्योंकि पूरी तरह से लिविंग नहीं है, इनके अंदर खुद के एंजाइम्स नहीं होते, they don't have their own enzymes, मतलब ये खुद के रिएक्शंस नहीं कर सकते, इसीलिए इनको होस्ट सेल चाहिए, जिस दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म पे या जिस दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म के सेल्स को ये इन्फेक्ट करेंगे, जैसे लीवर का वायरस है हेपेटाइटिस, तो लीवर को ही इन्फेक्ट करता है, लीवर की सेल को इन्फेक्ट करता है, तो उसके लिए होस्ट क्या हो गया, लीवर सेल्स। तो जिस भी कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म जिंदा ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, तो जिस पे वो अटैक कर रहा है वो उसका होस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, होस्ट, और जो कर रहा है उसे वो पैरासाइट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो वायरसेस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट वर्ड क्यों यूज किया, मतलब दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, अगर उन्हें जिंदा रहना है उनको क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, अगर वो नॉन लिविंग है तो उनको होस्ट नहीं, वो बाहर नॉन लिविंग होती है, बट जैसे ही उन्होंने सी में एंटर किया दे बिकम लिविंग, क्योंकि वो अपना जो भी मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वायरस हो चाहे डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से पेस्ट कर लेते हैं,